हेलो गाइस हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हमारी मैथ्स की थर्ड बुक का, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो ये हमारी मैथ्स की थर्ड बुक है और हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये हमारा 2019 का थर्ड बुक का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है 2019 का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू। सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो सॉफ्टवेयर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ आर सॉफ्टवेयर पैकेज कैटेगराइज्ड। सेम यही क्वेश्चन है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो कितने पार्ट्स में कैटेगराइज है। तो वो दो है और वो दो नाम हमने अभी देखे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डैश इज नोन एज द फर्स्ट वुमेन प्रोग्रामर। किसे फर्स्ट वुमेन प्रोग्रामर कहा जाता है? वो है लेडी लवलेस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ कंप्यूटर मशीन एक्सेप्ट डैश लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है? तो वो है मशीन लैंग्वेज। डबिंग से क्या होता है? तो इरेजर इन हाई लेवल लैंग्वेज, इरेज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को। इन असेंबली लैंग्वेज मोर कॉम्प्लेक्स देन हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मोर कॉम्प्लेक्स होती है हाई लेवल लैंग्वेज से। सी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज इज नॉट गुड एज हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल गुड नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर है द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो ये तीनों ही हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी, आईओ डिवाइस और सीपीयू, तीनों ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। सेवंथ यू कैन राइट डाटा इनटू डैश एंड रीड डाटा फ्रॉम द डैश। इसे पूछा है हम किस में डाटा को लिख सकते हैं और किस में हम डाटा को रीड करते हैं सिर्फ। तो जो हम लिख सकते हैं वो रैम जो है हमारे पास, हम उसमें डाटा लिख भी सकते हैं और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। ये दोनों के लिए यूज़ होता है। और लेकिन जो पर्टिकुलर सिर्फ पढ़ने के लिए ही है वो रोम है। तो यानी कि हमारा इसमें अगर हम अलग अलग देखें तो रैम और रोम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे रखा है। और क्योंकि ये भी सही है कि रैम भी हमारा रीड में यूज़ किया जाता है, तो हमारा दोनों ऑप्शन सही होंगे। आप कोई सा भी लगा दो, ए और बी भी, क्योंकि रैम दोनों के लिए यूज़ होता है और रैम लिखने के लिए भी होता है और रोम सिर्फ उसके लिए होता है। रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म तो बताइए, रीड ओनली मेमोरी, तो सिर्फ ये पढ़ने के लिए यूज़ होता है। एट्थ पे आगे, एट्थ है द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज। तो जो हमारी फर्स्ट मशीन थी जो सक्सेसफुली प्रोग्राम में हुई थी लॉन्ग सीरीज के लिए, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए जो सक्सेसफुली परफॉर्म किया था वो क्या था? हमारा मार्क 1 कंप्यूटर ने। नाइन्थ है द एक्रोनिमी इनैक स्टैंड्स फॉर। यानी कि यहाँ से हमसे इनैक की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इनैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। 10 तो देख सकते हैं। पहले बात तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया गया है। अगर आपसे हिंदी लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश में हिंदी में भी देख सकते हैं। बाकी अगर कई बार ऐसा होता है मिसप्रिंट हो जाता है कि हिंदी में कुछ और दे रखा है ऑप्शन, इंग्लिश में कुछ और होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इंग्लिश वाला ही मान्यता होती है। अगर हिंदी में मान लो यहाँ पे मशीन की जगह यहाँ पे मान लो कुछ और दिया होता, ठीक है, तो फिर लेकिन यहाँ पे मशीन है तो ये मशीन वाला करेक्ट माना जाता है, हमारा हिंदी वाला नहीं होता। तो इसलिए प्रेफरेंस आप इंग्लिश को देना। बाकी अगर कुछ समझ ना आए तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं थोड़ी। 10th है हमारा द नेम ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था इनैक, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 11 द टू सिंबल ऑफ 0 एंड 1 आर नोन एज। ये 0 और 1 सिंबल होते हैं। ये लैंग्वेज अगर पूछा तो बाइनरी लैंग्वेज आता, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि इन सिंबल्स को कहते क्या है, तो वो होगा बिट्स। अगर यहाँ पे लैंग्वेज आ जाता तो बाइनरी लैंग्वेज में आ जाता, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही होते हैं।
तो 12th ऑप्शन देखते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 12th हमसे कहा गया है, हमें बाइनरी में दे रखा है नंबर और हमें इसे हेक्सा में चेंज करना है। तो हेक्सा में चेंज करने के लिए हम पहले इसे 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो पहले हम इन 4 का ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे क्योंकि है नहीं तो 1 0 हम अपने आप से ले लेते हैं। अगर यहाँ पे पूरा पेयर नहीं बन पा रहा है 4 का तो आगे एक 0 लगा लो, अगर 2 की कमी पड़ रही है तो 2 0 लगा लो। तो ये हमारे 2 पेयर बन गए, इनको लिखेंगे 0 1 0 1, यहाँ पे 1 0 1 0। अब यहाँ से 2 की पावर लेते जाओ, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। अब तो नंबरिंग 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, यहाँ पे स्टार्टिंग से देंगे। अब 2 की 0, 2 की 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 0 तो क्या आ जाएगा 1, 2 की पावर 1 तो ये 2 हो जाएगा। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ऐसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 4 8। अब देखो क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ प्लस लिखेंगे। 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस चल रहा है तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10। इधर देखते हैं 1 की मल्टीप्लाई में 1 में करेंगे तो 1, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 4 की 4 में तो 4, इसकी इसमें तो 0। तो ये अब इसे प्लस करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 5। तो जो हमारा हेक्सा वाला है हमने उसमें देखा था कि 10 से जो नंबरिंग होती है वो हमने उन्हें लेटर्स में डिफाइन किया था, यानी कि 10 से जो हमारी जितनी भी नंबरिंग होगी उन्हें हम ABCD में डिफाइन कर देंगे। तो 10 से क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है ना, तो यहीं से A 11 आएगा तो हम उसकी जगह B लिखेंगे, 12 को C, 13 को D, ऐसे ही नीचे डॉट डॉट करते चले जाएंगे हम Z तक। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो हम इसको 10 की जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह A, तो यहाँ पे हो गया A और यहाँ पे है 5, तो हम इसे पूरा लिख सकते हैं 5A। और हम इसे किस में चेंज कर रहे थे हेक्सा में, और हेक्सा में कितने नंबर्स होते हैं 16, तो बेस में आ जाएगा 16। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा। 16 में चाहिए था हेक्सा में और तो फिर 5 है ये रहा, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में हमसे पूछा है डैश इज द प्रोटोकॉल शूट फॉर करंट इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल शूट करता है करंट इंटरनेट पर, वो है TCP/IP। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच नंबर सिस्टम रेफर्स बेस 10। ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम में कौन सा है जिसके बेस में 10 होता है, तो वो डेसिमल है। डेसिमल में बेस में 10 होता है, बाइनरी में 2 होता है, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16। तो हमसे यहाँ पे 10 पूछा है, 10 है डेसिमल का, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसिंग इज। कौन सा हमारे पास ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो टेम्परेरी है, वो है रैम, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीड ओनली मेमोरी। एक मिनट आप कन्फ्यूज हो जाए, एक्स्ट्रा मिटा दूँ। तो 15 क्वेश्चन पे इसका तो बी ऑप्शन था, 15 का था रैम, सी ऑप्शन। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसका कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, CD-ROM। वरना आप यहाँ से देख लो, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। 17 क्वेश्चन ALU की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ से, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन ए सोर्स प्रोग्राम इज यूजुअली इन। सोर्स प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज है, ये जो सोर्स प्रोग्राम में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 19 द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड। बूट सेक्टर जो फाइल्स होती हैं उनमें कौन से सिस्टम में स्टोर करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो उसमें है रोम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 द लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। इंस्ट्रक्शन की लिस्ट जो होती है उसे बोलते हैं हम प्रोग्राम, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 21 ये हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में हमने देखा था ये तो अपने आप ही इसके इक्वल्स टू तो है ये, और ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है,
तो 21 का सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए बी दोनों सही हैं। और 22, तो ये हमने वीडियोस में लास्ट वीडियोस में सॉल्व करके देखा था जब चैप्टर किए थे। तो इसका ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपसे कहा भी था वहाँ पे याद कर लेना। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ये, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, यू प्लस 1/2 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर म्यू एंड डेल्टा। हमसे रिलेशन पूछा गया म्यू और डेल्टा के बीच, तो हमारे पास होता है म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। 24, द ऑपरेटर डेल्टा इज डिफाइंड बाय द ऑपरेटर इक्वेशन। हमसे यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, ये भी हमने लेसन नंबर 3 में किया था, सेंट्रल डिफेंस में किए हैं ये सारे। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला होता है e⁻1/2 माइनस e⁻⁻²। क्वेश्चन नंबर 25 पे इसमें भी हमसे रिलेशन पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर सिग्मा एंड ई और सिग्मा के बीच जो रिलेशन है वो पूछा गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू e⁻1/2 अपॉन में e−1। तो हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसमें आप याद भी कर सकते हैं, देखो अपॉन में माइनस होता है, तो यहाँ पे तो प्लस है, ये दोनों तो अपने आप डिस्कार्ड हो गए, और यहाँ पे माइनस नहीं होता, बचा ये, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 में हमसे स्ट्रीलिंग फार्मूला पूछा गया है। तो स्ट्रीलिंग फार्मूला हमारे पास होता है, देखो सबसे पहली चीज़ जो याद करने का है, जो इसमें सेकंड टर्म होती है उसमें कहीं भी फैक्टोरियल नहीं होता, और इन तीनों में फैक्टोरियल दे रखा है, तो ये तो अपने आप डिस्कार्ड हो गए, बचा क्या ए, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। 27 क्वेश्चन देखते हैं, हम सॉल्व करेंगे। 27 क्वेश्चन हमें दे रखा है फॉरवर्ड डेल्टा अपॉन में बैकवर्ड डेल्टा माइनस का बैकवर्ड डेल्टा अपॉन में फॉरवर्ड डेल्टा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बैकवर्ड इंटू फॉरवर्ड डेल्टा, फॉरवर्ड का स्क्वायर माइनस बैकवर्ड का स्क्वायर। तो इस पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डेल्टा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड प्लस डेल्टा। और ये हमने देखा था, ये हमारे पास ये होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के बराबर। तो ये इस फॉर्मूले को हम यहाँ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डेल्टा माइनस बैकवर्ड डेल्टा, इसे कैंसिल हो जाए, क्या फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड डेल्टा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसमें आप आप ये वाला खुद सॉल्व कर लेना, मैं करूँगी तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। बाकी आप इसको डिफ्रेंशिएशन वाले जो चैप्टर है उसमें जो फॉर्मूले हैं स्ट्रेलिंग रिजल्ट्स वगैरह, उससे सोल्व करके देखना, इजीली आंसर आ जाएगा। 29 क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी हमसे फॉर्मूला पूछा गया है और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे पास फॉर्मूला है x-1/2 होता है, तो क्यू की पावर डेल्टा की पावर n है तो n/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो इसमें हमें गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पूछा गया और u वाली टर्म्स हमें दी गई है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये दे रखा है, तो इन दोनों में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास जो फॉर्मूले में होता है पहले में u, फिर सेकंड टर्म में हमारे पास u होता है और थर्ड टर्म में u-1 होता है, और यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, और यहाँ पे u-1, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो u-1 जो नेक्स्ट आती है u-1 u+1 हो जाता है, और u-1 u+1 हमारे पास फॉर्मूला किसका हो जाएगा, u² माइनस 1² का, और जिसे हम लिख सकते हैं u² माइनस 1। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला दिया गया है इसमें u-1 तक तो ठीक है, लेकिन u-2 दे दिया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और तो 30 का बी ऑप्शन ही करेक्ट है। अब आता है 31 पे। तो इसमें हमसे फॉर्मूला पूछा गया है इन न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये पूछा गया हमारे पास। ए नोट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास बैकवर्ड से जब हम देखते हैं तो जब स्टार्टिंग से करते हैं तो एफ ऑफ ए लेके चलते हैं, लेकिन जब बैकवर्ड से लेके चलते हैं तो उसमें एन एच ऐड हो जाता है, यानी कि एफ ए प्लस एन एच हो जाता है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 32, द टेक्निक ऑफ द ऑब्टेनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नोन एज। तो इसमें हमसे कहा गया हमारे पास इंटरवल दे रखा है और हमसे मान लो एफ एक्स पूछा गया है
और वो एफ एक्स अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं यानी कि जो इंटरवल दे रखा है अगर वो वैल्यू उस इंटरवल से बाहर से आ रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो वो होती है एक्सट्रापोलेशन। यानी कि इसे भी ऐसे भी याद कर सकते हो, उस इंटरवल में वो एक्स्ट्रा आ रही है। जिसके मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे पास कोई इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और हमसे पूछ ले 50 के लिए f(50) पूछ ले, तो 50 तो हमारा उस रेंज में कहीं भी नहीं आ रहा, तो वो एक्सट्रापोलेशन हो जाएगा। और अगर हमसे मान लो 20 की पूछ लेता तो 20 तो उस इंटरवल के अंदर आ रहा है जो हमारे पास रेंज दे रखी है, तो वो हो जाता इंटरपोलेशन। बाहर से है तो एक्सट्रापोलेशन और अंदर है तो इंटरपोलेशन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें आउटसाइड आ रहा है, यानी कि बाहर से है तो एक्सट्रापोलेशन। 33 क्वेश्चन, न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इज यूज फॉर। न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला जो है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड मतलब देख लो वो तो दोनों ही बराबर हैं, एक ही उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला को इस इंटरवल में हम यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा इक्वल इंटरवल, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। फॉर फाइंडिंग अ टेबुलेटेड वैल्यू नियर द एंड ऑफ द डाटा फॉर इक्वल इंटरवल वी हैव टू यूज़। इसमें क्या गया है, हमें डाटा दे रखा है जिसमें जो इंटरवल है वो इक्वल इंटरवल है, और उस टेबल में अगर हमसे जो वैल्यू पूछी जा रही है यानी कि एक्स की जो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स जो है हमारा, अगर वो उस टेबल में एंड से हो तो हम उसे क्या कहेंगे, तो वो तो वहाँ पे जब एंड से वैल्यूज़ ली जाती है तो हम उसमें लगाते हैं न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन फार्मूला होता है, न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला, और क्योंकि एंड से लिया गया है तो वो बैकवर्ड फार्मूला लगेगा उसमें, और अगर स्टार्टिंग से लिया जाता है तो वो कौन सा होता है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है, देखो इसमें ना हम, तो देखो जो ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें हमारे पास एक तो ये तरीका है हम उसे पूरा टेबल बनाकर फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करें, तो ऐसे तो हमारे पास बहुत बड़ा पड़ जाएगा, इतना तो स्पेस भी नहीं होता। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक्स दे रखा हो और एफ एक्स दे रखा हो और इक्वेशन पूछी हो, तो डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यूज़ की जगह ये वैल्यूज़ पुट करके देखो बारी बारी इन इक्वेशंस में, पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं, सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। तो देखो पहले हम फर्स्ट वाली वैल्यू को लेके चलते हैं, 0 पुट करेंगे तो खैर 0 आ ही जाएगा, वो तो सबसे ही आ जाएगा 0 क्योंकि सब में एक्स है। तो 1 पुट करके देखते हैं, तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 + 9 हो जाएगा, अलग से देखेंगे तो 4 + 9 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 13। लेकिन यहाँ पे हमारी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, -4, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 9, तो 9 - 4 5, ये सेटिस्फाइड कर रही है इस 5 वाली टर्म को। इसमें देखते हैं, अगर पुट करें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस की डिजिट आ जाएगी क्योंकि 9 बड़ा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे दोनों ही माइनस में है। नेक्स्ट हम पुट करके देखेंगे 2, तो देखो जब हमारे पास ये तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहे थे, यानी कि 5 वैल्यू दे ही नहीं रही थी 1 पुट करने पे, तो ये तीनों तो डिस्कार्ड हो गए, हमारे पास यही बचा था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी ये टिक कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो 2 पुट करके देख लो तब भी आएगा। देखो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16, माइनस का 16 हो गया, और 9 × 2 = 18, 18 में से 16 गए तो 2 बचा, तो यानी कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। हमें इसे पूरा टेबल बनाकर फॉर्मूला लगाकर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाली वैल्यूज़ पुट करो, और पुट कर अगर यही वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो जिस ऑप्शन से आ रही है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आता है। यहाँ पे हमसे न्यूटन फॉरवर्ड 36 क्वेश्चन में न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछा गया है, और जिसके लिए हमें दे रखा है x - a/h के बराबर होता है, और उसमें क्या आ गया है, डेल्टा² f(a) 0 के बराबर है, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म तक ही, फर्स्ट डिफरेंस तक ही टेबल फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे तो फर्स्ट तक ही दे रखा है, लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है f(a) + u डेल्टा f(a) होता है, u+1 कहीं भी डायरेक्ट u+1 नहीं आता, किसी भी फॉर्मूले में पहले u आएगा। तो देखो ए ऑप्शन इसका, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है और सेकंड अपने आप हट गया, तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रखा है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। 37 न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ।
न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला पूछा गया है इक्वल इंटरवल के लिए, तो इसमें उसका पर्टिकुलर केस क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा गया लेट y बराबर एफ एक्स बी अ फंक्शन। हमें फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू y है, ये एफ एक्स हम बोल सकते हैं, और जो कि है एंड फॉर हमें इसमें आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं x0 x1 x2 डैश डैश xn, और y की वैल्यूज हमें इसमें दे रखे हैं y0 से लेके yn तक। नाउ फॉर अप्लाइंग द लैग्रेंज फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन मिनिमम रिक्वायर्ड n, यानी कि अगर हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं तब तो हम लैग्रेंज फॉर्मूला अगर लगाएं तो हमें कम से कम n कितने चाहिए होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी चाहिए होती हैं। तो मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि अगर 1 होगी तो 1 पे तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। 3 4 पे भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो मिनिमम यहाँ पे 2 होगा, कम से कम 2 तो चाहिए ही होती हैं। नेक्स्ट 39, द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड द थर्ड ड्यू टू गॉस इज, यानी कि गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले और थर्ड डिफरेंस वाले फॉर्मूले को मिलाकर हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो वो बनता है बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर में रिपीट हुआ है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है 40, अबाउट सेंट्रल डिफरेंस टेबल वी हैव 3 स्टेटमेंट। सेंट्रल डिफरेंस टेबल के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं फॉर गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यानी कि अगर हम गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएं सेंट्रल डिफरेंस में तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो वो क्या है, इट यूजेस फॉरवर्ड इन डिफरेंस टेबल, सही है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम इसको लगा सकते हैं। इट यूजेस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इट यूजेस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास इट यूजेस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखो जब हमारे पास बोला गया सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास इंटरवल दे रखा है उसमें सेंटर में आ रही होंगी, तो सेंटर में हम बैकवर्ड का तो लगा नहीं सकते, लेकिन फॉरवर्ड हम उसमें लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा बोला जाएगा, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि सेंट्रल डिफरेंस का लगा सकते हैं और फॉरवर्ड डिफरेंस का, बैकवर्ड का थोड़ी, बैकवर्ड तो हम एंड में लगाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट। 41 क्वेश्चन, EBCDIC कैन कोड अप टू हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर। इसमें कितने डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें होते हैं 256, इसमें 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। और इसमें कितने बिट्स होते हैं, 8। तो अब नेक्स्ट में आते हैं ASCII एंड EBCDIC ऑफ्टन इन देयर एफिशिएंसी इन स्टोरिंग डाटा, नहीं, ये डाटा को, इनकी एफिशिएंसी डाटा को स्टोर करने की नहीं होती। द रैंडम एंड सिक्वेंशियल अक्रॉस मेथड रॉन्ग, दे आर कलेक्टिंग स्क्वेंटल्स, तो इसका ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। 42 का 43, SKI कोड आर ऑफ डैश टाइप। ASCII ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ASCII 7, ASCII 8, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द गिवन सेट ऑफ द वैल्यूज दैट फंक्शन इज कॉल्ड। हम किस यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, तो वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 45 पे आते हैं। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो इसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे या तो हम देखो इसका आंसर होगा नोन ऑफ द अबव, या तो हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसमें 1 में h होता है, तो ये दोनों तो अपने आप करेक्ट हो गए, सॉरी, तो अपने आप ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गए। और AB, तो ये थर्ड अपने आप हो गया, जब ये दोनों का रॉन्ग है तो ये अपने आप रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर हो गया नोन ऑफ द अबव। लेकिन अगर इसमें सही देखा जाए तो हमें सही होने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए था, यहाँ पे h, अगर यहाँ पे h होता, दोनों जगह अगर हम खुद से करेक्ट कर लें h है, तो फिर उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला जो होगा, पहली चीज़ जो देखने की है इसमें, बैकवर्ड में सारे साइन हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, दोनों में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे h की पावर 1 होगी, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो h की पावर 2 होनी चाहिए थी, तो ये रॉन्ग हो गया, और हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट।
तो यहाँ तो या तो आपको देखो अगर यहाँ पे एच आ जाए तो देख लेना, अगर ये एच आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ एन ही रहने दें तो नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमने करेक्ट कर लिया है, एच कर लिया है, यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा फिर हमारे यहाँ पे। 46 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ है अल्टरनेटिव साइन होते हैं। तो पहले हम अल्टरनेटिव साइन देख लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में हर कोई सा भी फॉर्मूला हो वहाँ पे अल्टरनेटिव साइन होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन के हिसाब से यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ये ऑटोमेटिक कट हो गया। स्क्वायर है एच स्क्वायर होना चाहिए था। देखो पहले सबसे जो देखने की चीज़ है इसमें एन दे रखा है, लेकिन होना एच चाहिए था, तो हम पहले ही क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इस पेपर में मान लो अगर मिस प्रिंट भी है वहाँ पे आ जाएगा सही। तो आप यहाँ पे देखना फॉरवर्ड डिफरेंस में हर जगह ऑल्टरनेटिव साइन होते हैं। ऐसे डिस्कार्ड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकंड में ऑल्टरनेटिव देखते हैं प्लस माइनस, यहाँ माइनस आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें भी माइनस नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ये भी फॉरवर्ड है, तो ये अपने आप ही गलत हो गया जब ये तीनों गलत हैं। तो यानी कि क्वेश्चन या तो मिस प्रिंट है या फिर आप इन तीनों में से कहीं एक जगह करेक्शन कर सकते हैं, मतलब पेपर में करेक्शन आ जाएगा पता, वरना क्वेश्चन इसे रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत ही निकल जाते हो। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो जो आपको लग रहा है थोड़ा बहुत 50-50 हो रहा है तो आप लगा देना, क्या पता क्वेश्चन कैंसिल ही हो जाए, कुछ मिस्टेक दे रखी हो तो बिना फालतू में नंबर कट जाएंगे। खैर कैंसिल होने पे नंबर नहीं कटते, पर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ए बी या मतलब चारों में से कोई 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। इस क्वेश्चन में हमसे 4 की वैल्यू पूछी गई है, y'4 पूछा गया, तो 4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे। तो सेंट्रल डिफरेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, और लेकिन देखो यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है, तो अनइक्वल इंटरवल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। सेंटर तो लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है, ये भी देखो। तो यहाँ पे हम अनइक्वल इंटरवल के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डैश है, एक डैश है, तो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है, तो यानी कि हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का पहले एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसमें टेबल बना के जो टेबल्स में वैल्यूज़ आई हैं फॉर्मूले में, फिर जो टर्म्स आई हैं उसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊँ, वैसे आपने क्वेश्चंस करे तो होंगे, हो जाएगा इजीली ये, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x और y 2 हमने बना लिए हैं। x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 यहाँ लिखते हैं 2 4 8 एंड 10, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। और y की वैल्यूज़ हमारे पास दे रखी हैं 1 5 21 27। तो हम डिवाइडेड डिफरेंस y निकालना है हमारे पास, डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर y, डिवाइडेड डिफरेंस क्यूब y, डिवाइडेड डिफरेंस 4y। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस से 1 - 0 अपॉन में 2 - 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे इसमें 5 - 1 अपॉन में 4 - 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसको इसमें से अपॉन में, इसको इसमें से माइनस करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, हमने पीछे जो मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं आप उसमें जाके देख लेना, मैं इसको जल्दी जल्दी करा रही हूँ। आपको उसको अगर धीरे से देखना है, आपने नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व, तो आप इसमें देख सकते हैं। 27 में से 21 माइनस करेंगे और अपॉन में 10 - 8 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3। सॉरी इक्वल्स नहीं लगाने, इसके लिए क्या करते हैं 2 - 1 अपॉन में 4 - 1, 2 - 1 अपॉन में 4 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। ऐसे ही इसमें 3 - 2 एक मिनट, हाँ 4 - 2 और अपॉन में 8 - 2, 4 - 2 अपॉन में 8 - 2 आ जाएगा क्या 1/3। ऐसे ही अपॉन में 3 - 4 अपॉन में 10 - 4, तो क्या आएगा माइनस का 1/6।
3 के लिए करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा ये तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। 1/6 माइनस 1/3 माइनस का माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 1 तो ये 3/6 हो जाएगा। 3/6 अपॉन में 10 -2 तो कितना हो गया 1/2 हो गया। 1/2 अपॉन में 8 तो यानी कि माइनस का 1/16 क्योंकि यहाँ पे माइनस भी चल रहा है ना, ये भी माइनस का हो जाएगा, भी माइनस का तो माइनस साइन आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1/16 आ गया और 10 - 1 तो 10 ही रह जाएगा। सो 10 - 1 करेंगे तो 9 आ गया, मल्टीप्लाई में 9 आ गया तो क्या बन जाएगा ये हमारा 1/144। तो हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है Fx = Fx0 प्लस का x - x0 डिवाइडेड डिफरेंस x1 Fx0 प्लस का x - x0 x - x1 डिवाइडेड डिफरेंस x1 x2 स्क्वायर Fx0। आगे टर्म्स चलती जाती हैं, मैं आपको 2 टर्म्स तक ही करके दिखा रही हूँ, आगे आप ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट तो सबने किया है 11th 12th में दोनों में। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या आएगा f' या फिर लिख सकते हैं d/dx fx। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करें क्योंकि ये x0 है। इसका करेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा तो और सिर्फ ये टर्म बचेगी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड डिफरेंस x1 Fx0। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे जब टू वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन का, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पहला ऐसे दूसरे का डिफरेंशिएट। तो x - x0 ऐसे रह गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 - 0 प्लस में दूसरा ऐसे ही, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएट इसका भी 1 - 0 हो गया। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही चलेगा x1 x2 Fx0। आगे आप अपने आप टर्म्स निकाल के देख लेंगे। तो ये हट गया, यहाँ पे बचा डिवाइडेड डिफरेंस x1 Fx0 प्लस का यहाँ पे x - x0 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चलो पूरा ही देखते हैं, और यहाँ पे x - x1 ये हमारे पास बचेगा प्लस भी चल रहा है और डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर x1 x2 Fx0 प्लस में डैश डैश डैश। अब आप बस ये वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर देना फॉर्मूले में, 4 तक डिफरेंशिएट करते के 4 टर्म्स तक वो ये सारी वैल्यूज़ उसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 2.326। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। इसमें हमसे ऑड जो यानी कि इन सब 4 ऑप्शन में डिफरेंट है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं EPROM दिया हुआ है, BCD ASCII और EBCDIC। तो ये BC और D ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ही एक कोड होते हैं, तीनों ही कोड के अंदर आते हैं और ये अलग है। तो यहाँ पे जो अलग है वो ऑड हो गया, यानी कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट क्योंकि ये तीनों हमारे कोड हैं। 49 क्वेश्चन अबाउट प्राइमरी मेमोरी फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट। प्राइमरी मेमोरी के लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, ये लिमिटेड इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। इट हैज़ वॉलेटाइल नेचर। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ओरिएंटेड टू द साइंटिफिक प्रोग्रामिंग। तो कौन सा मोस्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम साइंटिफिक तरीके से कौन सा प्रोग्राम मोस्ट ओरिएंटेड है, तो वो है FORTRAN FORTRAN। तो आज हमने 50 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 50 कंप्लीट कर लेंगे, इसको 100 तक। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ये CCSU यूनिवर्सिटी के थे, मैं ये बताना भूल गई। ये जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है ये CCS यूनिवर्सिटी का है, BSc फाइनल ईयर का 2019 का। और बुक कौन सी, 3rd, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय गाइज।